Hello everyone, good morning all of you. Today we are heading towards the last lecture of this module, and we have told you that we have divided the economy in the modules. So this is the first module which is consisting of 6 to 7 chapters. Okay, so start करने से पहले there is a message to all of you. देखिए आज हमारा ये इस मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है। आप कोई भी कंटेंट किसी भी तरीके का सब्जेक्ट जब किसी टीचर से पढ़ते हैं, आपको देखने को मिलता है कि वो टीचर ये दावा करता है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एंड वी आर वन ऑफ देम, नो डाउट। ओके, बट truly speaking, whenever you are doing the content of a subject of a examination like UPSC, आप खुद जानते हैं UPSC is starting from you, that is unprecedented, unpredicted. ओके, एंड हमें कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। तो ये एक समुंदर है जिसकी सीमाएं आपको मालूम नहीं है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं दिस इज इनफ फॉर द सब्जेक्ट, तो दिस इज नॉट इनफ। आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम भी किसी टीचर से पढ़ते हैं, हमारा एक ही रवैया रहता है कि जो इन्होंने पढ़ाया इसके अंदर हमने हमने कुछ एडिशन जो है, वैल्यू एडिशन जो है वो हमने किया। और ये एक एक तरीका होता है एक स्टूडेंट का आगे बढ़ने का। तो अगर आप सिर्फ उस पे स्विच कर रहे हैं दैट्स गुड, आप अपने टीचर के जो कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, वो कंटेंट आपको इतना एबल बना देता है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ते हैं तो आप वो समझने लायक हो जाते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है, तो प्लीज आप इस चीज को ये ना समझें कि दैट इज ऑल। ओके, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स हमने लास्ट क्लास में किया, बट वी डिडंट डिस्कस कि इन्फ्लेशन किस किस वजह से आता है। वी जस्ट वॉच्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स, गेटिंग माई पॉइंट। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि मैंने उसको ऑर्डर अलग किया है, वो मैं कहीं और डिस्कस करूंगा डिटेल में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 35 से 40 मिनट की क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते। तो आज आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करें एंड देन अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। ओके, अब देखिए ये 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। ये अगर हम इनको लिख के करें तो मैं इनको समझाऊं तो 2 घंटे लग जाएंगे मुझे लेक्चर में, और 2 घंटे का लेक्चर आपके लिए देखना बड़ा पॉसिबल इम्पॉसिबल सी बात लगती है। तो इसीलिए मैंने ये जो पैटर्न अपनाया हुआ है, ये मैं आपको बार बार वीडियो में एम्फेसाइज करता हूँ कि वाई वी आर अडॉप्टिंग दिस दिस मेथड और दिस मेथडोलॉजी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद today's lecture, that is nominal, real and PPP exchange rates. That means we are heading towards exchange rates. तो exchange rates की theory को हम समझेंगे। As usual, I'm starting my lecture with a very basic example, and this is what, for example, अगर आपके पास 1 किलो पोटैटो है और उनका प्राइस जो है वो 10 रुपए है, कहने का मतलब मार्केट में 1 केजी पोटैटो का जो रेट है, आलू जो है वो 10 रुपए किलो है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये जो 10 रुपए ये डिसाइड किया गया है प्राइस, ये किसने डिसाइड किया, ये कैसे डिसाइड होता है। ओके, बिल्कुल बेसिक से सोचना शुरू करें, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बिल्डअप होगी। सॉरी। तो 10 रुपए का जो प्राइस है, ये 10 रुपए कैसे डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड किया, सी ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड्स। अब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जितनी डिमांड होगी जितनी सप्लाई होगी उसके हिसाब से चीजें आती हैं मार्केट में। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली सारी चीजें आती हैं, बट नाउ वी आर टू अंडरस्टैंड हाउ दीज डिमांड्स एंड सप्लाई affecting the prices. See, when there is a demand of something, its value increases. Common sense. When demand increases, its value increases. Its value increases, that means price increase. If supply is increasing, that means its value is decreasing. If value is decreasing, that price is decreasing. So that is the order. Now question arises, demand and supply are depending on something else. Demand and supply depending on something else. Okay, अब वो किस पे डिपेंड करती हैं, लेट्स सी। तो पहला फैक्टर हमने क्या देखा, डिमांड एंड सप्लाई अफेक्टिंग द प्राइसेस। हाउ, इन वेरी शॉर्ट आई हैव टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द वीडियो। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड, if you are increasing a demand of something, increasing the demand of something, that means its value increases. Its value increases, that's why price increases. If supply is
increasing, that means its value decreasing, and value decreasing does mean leading to the lowest price. That's fine. ओके, आप देखते हैं मार्केट के अंदर आलू 10-10 रुपए किलो भी बिकता है, और ऐसा टाइम भी आता है जब आलू की वैल्यू 40 रुपए 50 रुपए भी हो जाती है। तो वो क्या है, वो डिमांड बढ़ गई है, क्वांटिटी कम है, डिमांड डिमांड बढ़ गई है, इसलिए वैल्यू बढ़ गई है। ओके फाइन। नाउ सी इन द सेकंड पॉइंट व्हाट आई हैव रिटन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रुपीज, ये भी तो मैटर करता है। अब पैसा मार्केट में कैसे फ्लो करेगा, आपकी जेब में पैसा है या नहीं है, इसके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। अब आप क्या सोचते हैं, मान लीजिए आप कहीं पर 10 रुपए की चाय पीते हैं, और सॉरी, अगर आप 10 रुपए की चाय पीते हैं, और मान लीजिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, और आप मुखर्जी नगर के अंदर कहीं 10 रुपए की चाय पीते हैं, आपका घर का खर्चा आता है 15,000 रुपए। अगर मान लीजिए आपके घर के आपको 50,000 रुपए देने लगे हैं, और यहाँ जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनका ऑन एवरेज 30 से 40 हजार रुपए खर्चा आने लग जाए घर से, तो क्या आप सोचते हैं कि जो चाय का रेट है वो 10 रुपए ही रहेगा? नो, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। तो दैट मीन्स जो रुपी का जो है, जो करेंसी का जो फ्लो है, मनी का जो फ्लो है, वो भी कहीं ना कहीं आपके प्राइसेस को अफेक्ट करता है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ आपको, कॉमन लैंग्वेज में। आप कभी नोट कीजिएगा, ये मेरे साथ हुआ है। आप गाड़ी से उतर के किसी फोटोस्टेट की शॉप पे जाइए, आप गाड़ी से उतर के किसी फोटोस्टेट पे जाइए, आपसे एक फोटोस्टेट के 10 रुपए ले लेता है, और आप सीधे नॉर्मली चल के जाइए या साइकिल से जाइए, वो कहेगा ठीक है भाई साहब 2 रुपए हो गए। तो आप मतलब समझ रहे हैं, आपका जो फ्लो है पैसे का, जो आपका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आई थिंक यू गोट माई पॉइंट, जो मैं चीज समझाना चाहता था आपको। ठीक है, ऐसा चलता है। ओके, सी इफ सप्लाई ऑफ रुपीज डिक्रीजेस, अगर रुपये की सप्लाई घट जाती है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कम सब्जी अच्छी बनती है ना। सो दैट इज इफ सप्लाई ऑफ रुपीज is decreasing, that means value of money is increasing। value of money is increasing मतलब हमारी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि हम 6 रुपए में आलू खरीद पा रहे हैं। देखिए उल्टा है, आप इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा। 6 रुपए और 10 रुपए, आप आपकी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू मतलब आपके 10 रुपए 1 किलो आलू खरीद पा रहे थे। अब हमने कहा यार हमारे तो ना 15 रुपए 1 किलो आलू, तो इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? वैल्यू डिक्रीज हुई। 15 रुपए 1 किलो आलू खरीद पाएगा, तो आपकी मनी की, आपके पैसे की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर गई, वो डेप्रिशिएट कर रही। मैं कोई टॉपिक पे आया ही नहीं हूं, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि चीजें कैसे चलती हैं। दोबारा सुनिए, 1 किलो आलू 15 रुपए में खरीद पा रहे हैं, तो 15 रुपए 1 किलो आलू खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो वैल्यू कमी हुई। और अगर हमारा 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए अगर 1 किलो आलू खरीद पाए तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। ओके, देखिए आप मेरे से बेहतर नोट्स बना सकते हैं, आप मेरे से अच्छा कंटेंट आपके पास हो सकता है, लेकिन आई एम डैम श्योर आई एम गिविंग यू सो बेसिक एग्जांपल्स, सो बेसिक एग्जांपल्स कि जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है वो किसी की सुन के ही होती है। आप पढ़ के अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग किसी के समझाने पर बनती है वो कहीं ना कहीं वो बाद में बिल्डअप होती है जब आप उनको रीड आउट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं, अगर सप्लाई पैसे की बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू घट गई, इतना पैसा हो गया वैल्यू घट गई, है ना। वैल्यू घट गई का मतलब 15 रुपए, अभी में जो मैंने चाय का एग्जांपल दिया वो यही था। अब आपके पास पैसा ज्यादा ज्यादा आता है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो जो वैल्यू है वो घट गई है। वैल्यू घट गई का मतलब है पैसा, जो पैसा है इतना फ्लो हो रहा है, इतना फ्लो हो रहा है कि चाय वाला भी सोच रहा है क्यों ना मैं भी अपना प्राइस बढ़ा दूं। तो इसका मतलब 15 रुपए में अब आप एक चाय पी पा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है। सो आई होप यू गोट माई पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज आ रही है, आप मार्केट में देखते हैं, आपका आपके घर में कोई भी इंसान कोई भी आपका भाई, आपकी बहन फॉरेन मूव करता है, अब्रोड मूव करता है, तो डेफिनेटली उसको एयरपोर्ट पे अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो मान लीजिए हमारा जो रेट है डॉलर, $1 का जो रेट है, यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 70 रुपए है।
तो ये हमारा एक्सचेंज रेट बोला जाता है, ठीक है बात। अब सोचो, अगर मान लीजिए डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, अब मेरे पिछले एग्जांपल से इसको समझिए, अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू ऑफ द जो डॉलर है वो घटेगी, है ना। वैल्यू ऑफ डॉलर घटने का मतलब क्या है, आप इसको दो तरीके से बोलो, या तो डॉलर की वैल्यू घट गई या हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई। मतलब दोबारा सुनिए, 70 रुपए में आप $1 खरीद पा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल दिए, आप कहे कि 90 रुपए में आप $1 खरीद पा रहे हैं, और एक केस लिया हमने कि 60 रुपीज में $1 खरीद पा रहे हैं, तो 90 रुपए वाले में हमारे पैसे की वैल्यू घट गई, मतलब हमें 90 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। तो इसका मतलब जो डॉलर है वो स्ट्रोंग है। और अगर हम 60 रुपए में $1 खरीद पा रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हुई है और डॉलर की वैल्यू घटी है। तो यही मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है, अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू घट जाती है। डॉलर जो है सप्लाई जो बढ़ गई तो उसकी वैल्यू घट गई। आप इसको ऐसे बोलें या फिर बोले कि पैसे की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई। तो टू थिंग्स आर देयर, सो डॉलर डेप्रिशिएटिंग एंड रुपीस एप्रिशिएटिंग, सेम थिंग। अच्छा, फिर से सप्लाई ऑफ डॉलर घट गई तो वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ गई, डिमांड ऑफ रूपी अगर बढ़ गई तो वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ गई। उल्टा बोल सकते हो आप। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन फॉरेनर कम टू इंडिया दे इन्वेस्ट डॉलर इन एक्सचेंजिंग विद, सो डिमांड ऑफ रुपीस इंक्रीज। अब देखो, अब तुम्हें यहां से क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है, आप आगे आगे पढ़ेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती है, इंडिया क्यों चाहता है, कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो हम बाद में देखेंगे। पर आप सिंपल एक वर्ड पढ़ें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैं नहीं जानता कि आपको कितना उन चीजों के बारे में मालूम है, नहीं है, मैं वो वर्ड्स यूज ही नहीं करूंगा। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीजिए, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या फायदा होगा, क्यों आपका हर स्टेट ये चाहता है कि वहां पे कोई बाहर की कंपनी आके खुले। सोचो, अगर कोई भी फॉरेनर आपके देश में आता है तो डेफिनेटली वो अपने डॉलर लेके आएगा, और डॉलर जो है वो डॉलर वो यहाँ आके एक्सचेंज कराएगा। तो सोचो, रूपी की डिमांड बढ़नी गई, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू बढ़ गई। और क्या बताया था, अगर वैल्यू बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, वैल्यू घटती है तो प्राइस घटता है। तो अगर हमारा वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, अब हमारे 60 रुपए 50 रुपए जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा उतना हमारा पैसा स्ट्रोंग होता चला जाएगा। स्ट्रोंग होने का मतलब है उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जितनी वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब हम कम पैसे में $1 खरीद सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो में, मेरा लास्ट लेक्चर है, मैं कभी भी इस तरीके का काम करता नहीं हूँ या बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं काफी। तो कीप सपोर्टिंग, वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी तरीके का सजेशन है आप लोग हमें वो कमेंट करके दें या मेल करके दें, डेफिनेटली वी विल हैंडल इट। हम उसको कंसर्न करेंगे और डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट जिसकी मैंने बात की थी लेक्चर के अंदर। हम यहाँ क्या देखते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये मैंने यूएसए का लिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जैसे देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को बोलते हैं NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सिंपल करेंसी एक्सचेंज। आपने कहा कि जो फॉरेक्स जो रेट है वो हमारा $1, जो $1 है वो 70 रुपए का है, फाइन। तो इसको लिखने के ढंग देखिए पहले, कैसे लिखा जाता है हमारे हमारे न्यूज़पेपर्स में, हमारे डाटा जो प्रिंट होता है, पब्लिश होता है, उसके अंदर चीजें कैसे लिखी जाती हैं। आप इसको लिख सकते हैं ₹70 पर डॉलर, फाइन। क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, $1/70 पर रुपीज। ये 1/70 को आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी नियरली 0.014, दैट मीन्स $0.014 पर रुपीज, दैट इज अ केस। तो आप दो तरीके से दिखा सकते हो, हम कौन सा फॉलो करते हैं, ये सेकंड वाला, आपको ये देखने को मिलेगा। आप क्या देख रहे हैं, दिस इज यूएसए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, हम इसको बोलेंगे इंडिया विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, दिस इज यूएसए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, राइट। एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग, इलॉजिकल स्टेटमेंट, वाई, ऐसा क्यों। अगर आप कहें कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, सोचिए मैंने कहा एक्सचेंज रेट बढ़ गया,
तो आपको क्या पता कौन कौन अप्रिशिएट हुआ कौन डेप्रिशिएट हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपको कुछ नहीं बताती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होना डिक्रीज होना इज नॉट टेलिंग यू समथिंग। ओके, तो ध्यान रखना। उसके बाद ये देखो, ₹70 पर डॉलर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू एब्रोड करेंसी, ये हमारा आरबीआई यूज करता है। वैल्यू ऑफ एब्रोड करेंसी विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक करेंसी, ये ये हम अपने जो डाटा पब्लिश होता है उसके अंदर हम इन चीजों का यूज करते हैं। फाइन। तो आई थिंक नॉमिनल एक्सचेंज रेट में तो कुछ ज्यादा बताने का है नहीं, ये नॉर्मल एक्सचेंज रेट है, करेंसी एक्सचेंज। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि $1 में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, और किस तरीके से ये लिखा जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स द केस। नाउ सी पीपीपी, परचेज परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट। अब हम अपना एक्सचेंज रेट का जो तरीका है वो क्यों बदल रहे हैं, ये शायद हमें कुछ बता नहीं रहा है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है। पर यहां देखिए, मान लीजिए आप एक बर्गर जो है, एक साल में जो इंडिया है बर्गर प्रोड्यूस करता है, और उस बर्गर का जो प्राइस है, वो बर्गर का प्राइस है ₹35। कहां पे, इंडिया में। और यूएस के अंदर उसका प्राइस है $1 फॉर द सेम बर्गर, सब कुछ सेम है, बस प्राइस क्या है, $1। यहाँ क्या है, 35। अब ये जो ₹35 है, क्या ये हमने ₹35 का फाइनल गुड प्रोड्यूस किया? ₹35 का फाइनल गुड प्रोड्यूस करने का मतलब हमारी जो जीडीपी है वो इंडिया की वो ₹35 है, और यूएस की जीडीपी कितनी है, $1 है ना। तो सोचिए, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एक रेट लिखा, सोचिए $1 ₹70, क्या ये मेरा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है? फाइन। अब आपको यूएस के अंदर $1 मतलब आपको इंडिया के ₹70 में वो चीज खरीदना पड़ रही, और आपको वही बर्गर सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी वही इंडिया में आपको ₹35 का मिल रहा है। कहाँ खरीदेंगे आप? ऑब्वियसली बात है, इंडिया में खरीदेंगे। तो ये देखिए, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा, जस्ट पहले हम इसको समझते हैं। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ये 0.5 जो है, ये $1 जो है, इस आप ₹35 को डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, $0.5, क्योंकि $1 ₹70 का था, तो $0.5 का आप खरीद रहे हैं। सो हाउ इट कैन बी डबल्ड? आप यहाँ पे ना देखो, सोचने की क्या बात है, वही बर्गर सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी, उसका यहाँ पे प्राइस $0.5 है, और वहां पे जाके वो $1 है। या आप ऐसे बोले, यहाँ पे ₹35 है, वहां पे जाके ₹70 है। हाउ इट कैन बी डबल? तो दोबारा एग्जांपल, यहाँ ऊपर मैंने क्या लिखा है, देखिए, इफ इट इज ए परचेजिंग पावर, ये जो ₹35 है, ये ₹35 का मतलब क्या है? अगर आप इसको ये बोलें कि ये परचेजिंग पावर है, मतलब लोगों के पास ₹35 में बर्गर खरीदने की पावर, और वहां पे $1 खरीदने की पावर, $1 में खरीदने की पावर। तो सोचिए, क्या ₹35 $1 के बराबर हो गया परचेजिंग पावर? हम परचेजिंग पावर के टर्म में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम उसी बर्गर को ₹35 में खरीदने की क्षमता रखते हैं, और वहां वही चीज हम $1 में खरीदने की क्षमता रखते हैं। दैट मीन्स दैट परचेजिंग पावर यू आर इक्वेटिंग विद द यूएसए, है ना। तो आपने ये सॉल्व किया, तो आप यहाँ से क्या देखते हैं, $1 ₹35 0.028। तो जीडीपी जो है, $1 जीडीपी तो सेम हुई, जो जीडीपी है वो तो $1 सेम हुई ना। तो एक्चुअल में ये सिनेरियो है ही नहीं। ये देखो, नॉट गिविंग द एग्जैक्ट पिक्चर, डोंट यूज इट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हम पीपीपी पे क्यों एक्सचेंज स्विच कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता है। दिस इज नॉट द जीडीपी, ये ₹35 इज नॉट अ जीडीपी। इफ यू आर काउंटिंग इट एज अ परचेजिंग पावर एंड इक्वेटिंग विद अनदर कंट्री, यू विल बी गेटिंग द सेम पिक्चर, द सेम क्वांटिटी यू आर प्रोड्यूसिंग, सेम क्वालिटी यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट मीन्स $1 यू आर प्रोड्यूसिंग। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो $1 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज पीपीपी एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर $1 हमारी जीडीपी है, और $1 जो है वो ₹35 के बराबर है। और आप बोलेंगे कि बर्गर को कितने रुपए में खरीदने की क्षमता हम रखते हैं, ₹35। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चीजें समझा रहा हूँ आपको, ट्राई कीजिए इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की। नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल। मान लीजिए इंडिया के अंदर आपने 100 कमोडिटीज की एक बास्केट ले ली, और यूएस के अंदर वही आप सेम 100 कमोडिटीज की आपने बास्केट ले ली। ये क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए उस 100 कमोडिटीज में हर यूनिट की वैल्यू जो है वो ₹20,000 है,
और वही चीज वो यहाँ पे $10,000। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैं यूएसए मूव कर रहा हूँ, वहां पे मेरा कोई फ्रेंड रहता है, और वो फ्रेंड से मैंने पूछा, यार आपका जो महीने का खर्चा है वो क्या हो जाता है? तो उसने बताया मुझे $10,000 हो जाता है। और वही चीज मान लीजिए मैं इंडिया में कह रहा हूँ कि मेरा ₹20,000 महीना खर्चा हो जाता है। दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग द सेम commodities which आई एम गोइंग टू कंज्यूम। ओके, सो 100 commodities, 20,000, ये दोनों जो प्राइस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने 100 commodities पर यूनिट मैंने बताया है, दैट इज 10,000। ओके, नाउ ₹20, आप इसके इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ₹20 $1 के बराबर है। इसका मतलब जो चीज मैं वहां पे यहाँ इंडिया में ₹20 की खरीदने की क्षमता रखता हूँ, वही चीज मैं वहां पे $1 में खरीदने की क्षमता रखता हूँ। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज अ परचेजिंग पावर। आप इन दोनों परचेजिंग पावर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, है ना? ये हमारा पीपीपी एक्सचेंज रेट हो गया। क्या कह रहा है, टू कैलकुलेट पीपीपी एक्सचेंज रेट टेक द सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज। मतलब मान लीजिए चार चीजें आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, रेंट है, फूड है, पानी है, जो भी है, आप चार कमोडिटीज यहाँ लीजिए, चार कमोडिटीज वहां लीजिए। पीपीपी एक्सचेंज रेट काउंट करने का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। आप दोनों देशों की बास्केट लें, दोनों बास्केट में सेम टाइप ऑफ कमोडिटीज लें, वही चीज आप यहाँ कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, वहां कितने रुपए में कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज अ परचेजिंग पावर, equating them, and you are getting the exchange rate. Fine. Now you see, take the same basket of commodities in the two countries and compare the prices. Whatever you get is PPP exchange rate. What I have written, that is purchasing power exchange rate, purchasing power parity exchange rate. You see this one. अब देखिए, जितनी बास्केट बड़ी लेंगे आप, जितनी बड़ी बास्केट, ऑब्वियसली बात है उतना अच्छा एक पीपीपी रेट आप जो है काउंट कर पाएंगे। अब एक आइटम के लिए खरीदेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, उसमें एक क्लियर पिक्चर नहीं आती है। सो नॉट कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल लेवल, इट इज एट द कंट्री लेवल, ऑब्वियसली, है ना। तो कंट्री लेवल में आप बहुत सारी जो कमोडिटीज हैं उनको काउंट करके चलते हैं, उनके प्राइसेस को आप जो है वो आप इक्वेट करते हैं, और तब आपके पास पीपीपी एक्सचेंज रेट आता है। आई अगेन गिविंग यू द क्लियर आइडिया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज ओनली करेंसी एक्सचेंज रेट, $1 कितने रुपए के बराबर है। लेकिन परचेजिंग पावर के अंदर आप ये देखते हैं कि आपकी जो जनता है उसके अंदर क्षमता कितनी है किसी चीज को खरीदने की। तो ये आपके देश की जो इकोनॉमी है उसके बारे में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है, वो कैसे मूव कर रहा है, देश कैसे मूव कर रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ बात की। यहाँ क्या कह रहा है, अब्रोड का प्राइस बाय में डोमेस्टिक का प्राइस, यही बात मैंने आपसे की थी। अब्रोड प्राइस बाय डोमेस्टिक प्राइस, दैट मीन्स अब्रोड विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक। तो $1 हमने ₹35 का एग्जाम्पल लिया था, आपने सॉल्व किया, दैट मीन्स 0.028 पर रुपीज। दिस इज द पीपीपी एक्सचेंज रेट। फाइन। नाउ कम टू द रियल एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू, मैंने सभी में, नॉमिनल में, पीपीपी में, यूएस में, सब में एक्सचेंज रेट जो लिया है वो यूएसए का लिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। यहां पे फिर से एग्जांपल लेते हैं। ₹1 इज इक्वल टू ₹70, ये हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट था। अब मान लीजिए यहाँ पे ₹35 की कोई चीज प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे $1 की चीज प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया कि यहाँ पे इंडिया जो है ये एक्सपोर्ट करेगा और जो ये यूएस है ये इंपोर्ट करेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। फाइन। एज्यूम देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन दीज कंट्रीज, ऑब्वियसली बात है, अब आप इतनी अमाउंट में जो चीजें ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्ट रेट मिनिमाइज, जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है ना। अब आप मान लीजिए आप एक एक डिब्बा भेज रहे हैं किसी कंपनी को, तो ऑब्वियसली बात है आपका पेट्रोल इतना लग जाएगा जितने का एक डिब्बा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप बहुत ही बल्क अमाउंट में चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो अपने आप मिनिमाइज हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस मींस हाउ चीपर। अब मैं बात करूंगा कि इंडिया की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएसए अक्रॉस द वर्ल्ड। बट नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस टू, बहुत ध्यान से समझने का टॉपिक है ये, ठीक है। आपको फर्क पता लगना चाहिए कि नॉमिनल में क्या फर्क था, पीपीपी में क्या अलग है, रियल में क्या अलग है।
रियल एक्सचेंज रेट में हमने कहाँ से बात शुरू की है, हमने ट्रेड से बात की है। हमने एग्जांपल लिया है कि 35 रुपए और वो जो $1 जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, हम अब ट्रेड इज हैपनिंग तो सी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब आपको समझ गया। आपने समझा कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में कोई भी रेट कितना कम है उतनी कॉम्पिटिटिवनेस है। आप वही चीज कम पैसे में दे पा रहे हैं तो आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, जैसे चाइना है ना। तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस चाइना की हम ज्यादा पढ़ते हैं, वो अपनी चीजों को कम पैसे में ग्लोबल मार्केट में बेच पा रहा है। यहां देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएसए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ये थोड़ा सा समझने का मुद्दा है। मैंने कहा ये है ना एब्रोड प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली साइंटिफिक तरीके से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एब्रोड प्राइस अगर मान लीजिए बढ़ जाता है, एब्रोड प्राइस का मतलब है जैसे $1 जो है वो बढ़ गया, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है यूएसए की ऑब्वियस सी बात है घट गई। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, अगर वो प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब जो एब्रोड प्राइस बढ़ने पर आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, लोग कम खरीदना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक प्राइस की बात करें तो अगर डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए का तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घट गया, क्योंकि आपका 35 रुपए, 70 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए हो चुका है, एंड दिस दैट इज multiplied with NER. So this is the formula for trade competitiveness of any country with respect to another country. If you are comparing USA with London, USA with Canada, USA with Mexico, तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक में मैक्सिको लेंगे और यूएसए को अब्रोड में लेंगे, और इस तरीके से आपका काउंट होगा। अगर आप इंडिया लेते हैं यूएस के रिस्पेक्ट में तो इंडिया विल बी काउंटेड एज अब्रोड फॉर यूएसए एंड यूएसए विल बी द डोमेस्टिक, एंड नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग विद एनईआर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब बात आई नॉमिनल एक्सचेंज रेट कौन था, $1 70 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए अगर 35 रुपए, इफ ₹35 इंक्रीजेस टू ₹70, ट्रेड विल स्टॉप बिटवीन टू एंड यूएस कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजेस। ऑब्वियस बात है, 70 रुपए की आपने डबल कर दी चीजें, तो कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे मैंने कैसे ये मेजर किया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे $1 को ₹70 कर दिया, तो इसका मतलब पहले क्या क्या था 35, और अब ये कितना हो चुका है 0.014 पर रूपी, यानी कि ये हमारा एक्सचेंज रेट है। इफ दिस इंक्रीजेस, देखो मैंने ये सर्कल किया है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हो यूएस की वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपका जो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा, अगर ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है कितना चीपर रेट में आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। नाउ रियल एक्सचेंज रेट में क्या था, डोमेस्टिक प्राइस, अब्रोड प्राइस, एनईआर की हम बात कर रहे थे। तो रियल एक्सचेंज रेट इज अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट ट्रेड। तो जब भी ट्रेड की बात आती है तो RER का केस आएगा। तो NER अपॉन अब्रोड प्राइस बाय डोमेस्टिक प्राइस, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। डोमेस्टिक प्राइस को मैं नीचे डिनोमिनेटर में लेके आया, डोमेस्टिक प्राइस, और ये जो अब्रोड प्राइस बाय डोमेस्टिक प्राइस था, अगर आपको याद हो तो ये क्या था, PPP एक्सचेंज रेट। सो NER बाय PPP एक्सचेंज रेट। अब देखिए अगर RER तुम्हारा लेस देन 1 आए तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम है। अगर RER 1 हो जाए, RER जो है वो 1 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब NER और PPP जो है वो सेम हो जाए, कट के हमारा आंसर आया 1, तो ट्रेड होगा ही नहीं, तो ट्रेड रुक जाएगा। उसके बाद अगर RER पॉजिटिव आता है, ऑब्वियस सी बात है यूएस जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो RER जो रियल एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो यूएस है वो कम पैसे में आपको चीजें प्रोवाइड कर पा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा RER यूएस का 1/2 है, RER चाइना का 2 है, तो इसका मतलब क्या, ये कंट्री वाइज मेजर हो रहा है। तो RER ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ट्रेडिंग पार्टनर कैन बी एनी, चाइना, यूएस, इजराइल, कोई भी हो सकता है। तो डन बाय वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दे देखिए RER ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ये क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। और जब आप वेटेड एवरेज के हिसाब से बात करते हैं तो ये बन जाता है नॉन एज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज REER।
REER। और ऐसे ही जैसे रियल एक्सचेंज रेट इफेक्टिव वाला, ऐसे ही नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। आपने कहा अगर हमारा REER 0.8 है और अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है अब्रॉड करेंसी की वो बढ़ गई। इसका मतलब दे आर चीपर नाउ। आपको वैसे ऐसे समझना है, अगर REER बढ़ जाता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग पार्टनर will increase, and that means they are providing the things at the cheaper rate. Okay, fine. Now इसका मतलब पैसा तो अप्रिशिएट कर गया एंड इट इज लेस कॉम्पिटिटिव। पैसा अप्रिशिएट करने का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। ओके, तो क्लियर है। इसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो आई बी डिस्कसिंग दिस इन द सेम लेक्चर। दिस इज 30 minutes lecture. Okay, important is $1 ₹70 how it impacts exporter and importer। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम कि ये हमारे इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर को कैसे अफेक्ट करता है। 1 किलोग्राम वीट $1 का है। इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस हमने एग्जांपल लिया। कहता है एक्सपोर्टर को 1 kg वीट सेल करके 70 रुपए मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, $1 1 किलो, यानी कि अगर हमारा एक्सपोर्टर 1 किलो आलू बेचता है तो उसको हमारी इंडियन करेंसी में 70 रुपए मिलते हैं। फाइन, तो सोचिए अगर $1 ₹80 दे तो रुपी जो है, जो रुपीज है वो हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर गई। एक्सपोर्टर को फायदा होता है और उसे ₹80 मिलते हैं, यानी कि जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है। ये देखिए, रुपीज डेप्रिशिएट होने पर एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा और एप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट नहीं होगा, कम प्रॉफिट होगा। रुपीज एप्रिशिएट हो तो इंपोर्टर को, जब पैसा एप्रिशिएट होता है तो इंपोर्टर को बेनिफिट होगा, इंपोर्टर को जो इंपोर्ट करवाएगा, इसको मतलब उसको कम पैसे में चीजें मिल रही। एक्सपोर्टर ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब ऐसा होता है, जायज सी बात है, जब आपको ज्यादा फायदा होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ेगी ना। अब कैसे बढ़ेगी सोचिए, मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है तो मैं अपनी चीजों को जो मार्केट में है, मार्केट में उसको ज्यादा सेल करवाना चाहूंगा, तो मेरी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और उस अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा प्राइस को नीचे लाऊंगा। तो प्राइस नीचे लाने का मतलब मेरी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम वीट को इसने $1 का, मान लीजिए $1 पहले 70 रुपए था, अब कितना हो चुका है ₹80। देखो चीजें कैसे हैंडल होती है। एक्सपोर्टर प्राइस कम कर देगा विदाउट रिड्यूसिंग इट्स इनकम। हाउ? उसने क्या किया, 0.9 पर केजी कर दिया। जो $1 था वो 0.9 पर केजी कर दिया। अब देखिए 0.9 के हिसाब से 80, पहले कितना मिल रहा था उसको 70 रुपए, अब कितना मिल रहा है 72 रुपए। इसका मतलब प्राइस कम कर दिया है लेकिन उसकी इनकम कम नहीं। तो इस तरीके से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्टर की जो है बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी रुपीज शुड आई कन्वर्ट इनटू डॉलर सो दैट आई कैन मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इन यूएस फॉर ए डे विल डिपेंड ऑन। ये क्या पूछ रहा है, मैं रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मतलब कितने रुपीज को मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं कि जो कंजम्पशन मैं यहां कर पा रहा हूं एक दिन में वही यूएस में मैं कर पाऊं। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये किस किस पे डिपेंड करता है। अब अकेले एनईआर पे, पीपीपी पे आप इसको सोचिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो एनईआर और पीपीपी दोनों पे डिपेंड कैसे कर रहा है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। परचेजिंग पावर है, ऑब्वियसली बात है, कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन परचेजिंग पावर एंड डेफिनेटली दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ओके, सी साइज ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया, चाइना, यूएस, ये आप देख सकते हैं। यूएस फर्स्ट है और फिर चाइना है, थर्ड पे जापान है और फिर उसके बाद जर्मनी है, देन इंडिया। तो ये हमारा इकोनॉमी का साइज है और ये मैंने वैल्यूज रख दी हैं, आप देख भी पा रहे हैं ये कैसे लिखी गई है। ठीक है, सो $21 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन, सो दिस इज इकोनॉमी, द साइज ऑफ इकोनॉमी। और हमेशा इकोनॉमी का साइज किसकी टर्म में दिया जाता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की टर्म में दिया जाता है। आप यहाँ से देखो कैलकुलेट करते हैं, 17.5 हमारी थी, एक्सचेंज रेट नॉमिनल से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग द साइज ऑफ इकोनॉमी।
तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द साइज ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, बस हो गया ये। कंट्रीज का क्लासिफिकेशन है, वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा के हिसाब से कैलकुलेट करता है, और उसको सॉल्व करने के लिए वो एनईआर का यूज करता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का। उसके हिसाब से इन्होंने कंट्रीज को जो है तीन में डिवाइड किया, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम। तो लो इनकम के अंदर ये मैंने वैल्यू लिखी है 105 पर डॉलर, ये ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा लिखी गई है। अगर इससे कम आती है या इसके बराबर आती है तो वो लो इनकम कंट्रीज में आता है। मिडिल इनकम में अपर मिडिल, लोअर मिडिल, तो इंडिया इज कमिंग इन दिस पोर्शन। तो 1046 एंड 4095 डॉलर ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये हमने यहाँ देखी। ये आप जो डाटा है ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आईएमएफ जो है, आईएमएफ क्या करता है, एडवांस्ड और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज के बेसिस पे इनको डिवाइड करता है कंट्रीज को, कि एडवांस्ड हैं, डेवलपिंग हैं, इमर्जिंग हैं। तो इसमें ये किन किन बातों का ध्यान रखता है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए पीपीपी एक्सचेंज रेट का यूज करता है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन देखता है कि कितना एक्सपोर्ट ट्रेड की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। उसके बाद इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, और हम कितना कोप अप कर पा रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के साथ। दैट मीन्स कोई हमें लोन दे रहा है, हम उसको लोन दे रहे हैं, उनके पैसे को यूज कर रहे हैं, कितना हमारा इंटरेस्ट रेट है, सो एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट आईएमएफ। So I think this is a module number 1, and successfully I completed it. I did my promise. Okay, and किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि प्लीज कंटिन्यू रखें, और just wait a minute. Okay, fine. So thank you so much for cooperating and supporting me. Stay tuned. अपनी तैयारी को ऐसे ही रखें और मुझे भी सिखाते रहें। आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। और एक मैसेज मेरा सबको है, नई चीजें सीखने में कभी इंसान का दिमाग थकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। नई चीजें सीखने में कभी दिमाग थकेगा नहीं, और आप पुरानी बातें पढ़ते रहेंगे आपका दिमाग थक जाएगा। तो these all are new things to me and you too also. Okay, so have a nice day. Thank you so much. Meet you in the next lecture, that is uh, money and banking, and that module will be containing some lectures. We will be starting that in this week after 1 day or 2 day, and meanwhile I'll be giving you some lectures on world geography, and plus governance is going in parallel, so we will handle it. So thank you so much. Meet you in the next class.